हेलो फ्रेंड्स। कुछ सालों से अल्कोहल का कंजम्पशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखी गई है। इसका वजह है सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट और तेज़ी से होती हुई अर्बनाइजेशन और साथ में बदलता हुआ कल्चरल नॉर्म्स। इंडिया में खासकर अर्बन यूथ पॉपुलेशन में अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अल्कोहल कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर विस्की का है। इसके दो वजह है। पहला, विस्की अपर क्लास से लेकर मिडिल क्लास और साथ में लोअर इनकम ग्रुप के लिए भी अवेलेबल है। और दूसरा, हमारे सोशल कल्चर से ये काफ़ी डीपली जुड़ा हुआ है। यहाँ कैजुअल पार्टीज हो या फिर फेस्टिव सेलिब्रेशन, यहाँ ये अक्सर स्टेटस सिंबल और मस्कुलिनिटी के रूप में देखा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग रम की बात करें तो विस्की के बाद इसके भी मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। इसका डिमांड खासकर कोस्टल रीजन्स लाइक गोवा और केरला में सबसे ज़्यादा है। अगर हम लाइटर स्पिरिट की बात करें तो खासकर ये फीमेल में वोडका की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अभी इंडिया में बढ़ता हुआ नाइट लाइफ कल्चर और कॉकटेल ड्रिंकिंग से लिंक करके हम वोडका के ग्रोथ को देख सकते हैं। लेकिन अल्कोहल के चार जो मेजर कैटेगरीज है, तो उसमें हम बात करें वाइन की, कंजम्पशन सबसे कम है। लेकिन अब ये काफ़ी तेज़ी से पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, खासकर यंगर पॉपुलेशन में, जो कि सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर बेस बना रहे हैं। चूंकि वाइन का कंजम्पशन अभी सबसे कम है, लेकिन इसका जो अभी जो ड्राइविंग ग्रोथ है, इसके पीछे कई सारी वजह है। पहला है चेंजिंग लाइफ स्टाइल। वाइन को दूसरे हार्ड लिकर के कंपेयर में इसे हेल्दियर ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा जो है वाइन कल्चर। रिसेंटली वाइन रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि वाइन फेस्टिवल्स, टेस्टिंग सेशंस और वाइन टूरिज्म, इससे लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और एजुकेशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। वाइन कंजम्पशन जो अभी इंडिया में टोटल लिकर कंजम्पशन का सिर्फ 3 to 5% है, लेकिन इसमें जो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, जो तो इसका एक एस्टिमेशन के हिसाब से इसका जो CAGR है वो है 15 to 20%, और ये काफ़ी ज़्यादा है। जब वाइन का डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी कंपनी ढूंढना है जो इस अपॉर्चुनिटी का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सके, और इसी को हम आज यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। वाइन बेसिकली चार तरह की होती है। पहला है रेड वाइन, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा होता है वाइट वाइन, और तीसरा है रोज वाइन, जो कि बेसिकली समर सीजन में उसे हम लोग कंज्यूम करते हैं। और चौथा है स्पार्कलिंग वाइन, जो कि अभी सेलिब्रेशन का एक सिंबल बनता जा रहा है। इंडिया में लोग बेसिकली वाइन का कंजम्पशन विंटर में करते हैं, लेकिन जैसे ही रोज वाइन का पेनेट्रेशन बढ़ रहा है, तो लोग अब इसे समर में भी यूज कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे जो विस्की का कंजम्पशन है वो कम हो सकती है। तो वाइन का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है इंडिया में खासकर। तो इसी इंडिया की बढ़ती हुई वाइन डिमांड को पूरा करने के लिए जो यहाँ पर सबसे बड़ा डोमेस्टिक प्लेयर है, जो पूरा इंडिया में लगभग 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है, इसका नाम है सुला विनेयार्ड। तो आज हम लोग सुला विनेयार्ड के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सुला विनेयार्ड इंडिया का लीडिंग वाइनरीज है। ये इंडिया में वाइन कल्चर लाने वाली पहली कंपनी है। इस कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो ये कंपनी 1997 में शुरुआत की गई थी। इसके जो प्रमोटर है, संस्थापक जिसे बोलते हैं हम, वो है राजीव सामंत, जो अमेरिका से इंडिया खासकर वाइन कंपनी खोलने के लिए ही आए थे। ये कंपनी वाइन के चारों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे रेड वाइन, वाइट वाइन, रोज वाइन और स्पार्कलिंग वाइन। और इसके प्रोडक्ट जिससे हम आसानी से मार्केट में भी ढूंढ सकते हैं, जैसे सुला, रासा, डिंडोरी और सुला ब्रूट। अगर हम सुला विनेयार्ड के मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें तो ये अकेले टोटल मार्केट शेयर का 60 to 70% कंट्रीब्यूट करती है। डोमेस्टिक प्रेजेंस में तो ये स्ट्रॉन्ग है ही, और साथ ही ये इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि UK, US और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इसमें भी ये काफ़ी वॉल्यूम में एक्सपोर्ट चालू की है। अगर इसकी एक डिमेरिट की बात करें तो सोला विनेयार्ड खासकर बेसिकली अपर मिडिल क्लास और एफ्लुएंट कंज्यूमर को ही टारगेट करती है। ये अभी भी लोअर इनकम ग्रुप में अवेलेबल नहीं है। अब हम बिजनेस एनालिसिस के आखिर में इसके ग्रोथ की बात करते हैं। तो ये नासिक और कर्नाटक के क्षेत्र में लगातार अपना बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट कर रही है। खासकर कर्नाटका में, जहाँ पे इसे अंगूर के बहुत अलग अलग तरह के वैरायटी मिलती है, यहाँ पर ये अपना प्लांट को एक्सपेंड कर रही है। नए प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये हाल में नए प्रोडक्ट जैसे कि ऑर्गेनिक वाइन और स्पार्कलिंग वाइन पे काफ़ी तेज़ी से फोकस कर रही है, क्योंकि इसके मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर साथ ही लगातार वाइन टूरिज्म और वाइन फेस्टिव जैसे इवेंट करा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच बना सके। तो बिजनेस एनालिसिस में हमने देखा कि वाइन अभी सबसे कम कंज्यूम होती है, लेकिन वाइन का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो विस्की और वोडका से भी ज़्यादा है, जो ये बताती है कि इसकी बिजनेस पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है। और ऊपर से सुला का मार्केट में एक अच्छा नाम है, एक अच्छा ब्रांड है, तो इसमें इमेंस पोटेंशियल है। तो बिजनेस एनालिसिस में हमने देखा कि इसकी बिजनेस काफ़ी सुपर है और इसकी जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तब हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले स्किनर.इन में आते हैं और इसमें हम सुला विनेयार्ड खोलते हैं। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग के पहले पार्ट में हम इसमें देखते हैं फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज में हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसकी मार्केट कैप। तो इसकी मार्केट कैप अभी कम है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में वाइन की कंजम्पशन अभी थोड़ी कम है, लेकिन ये आने वाले टाइम पे ये मल्टी बैगर पोटेंशियल देने का कैपेबिलिटी रखती है। तो इसके जो
तो इसके जब हम स्टॉक पी की बात करते हैं तो ये 40 है, और जब इसके हम पीयर्स में आते हैं तो यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट 80 का है, यूनाइटेड ब्रूअरीज 110 का है, रेडियो खैतान 120 का है। तो जब सारे सारे जब यहाँ पे इसके जो टॉप कंपनीज हैं इसके पीयर्स के, इसके जो पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, फिर इसका 40 है, तो ये जस्टिसिएबल है या नहीं, इसे मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ। तो ये जो टॉप के 3 कंपनीज है, ये वोडका भी बनाते हैं, ये विस्की बनाते हैं और ये रम भी बनाते हैं। तो इनका जो बिजनेस है वो सालों भर लगभग लगभग अच्छा खासा रहता है। लेकिन वही 16/8 की बोल बात करें तो ये वाइन बनाती है, तो ये एक साइक्लिक बिजनेस है। इसका डिमांड सबसे ज़्यादा विंटर में होता है और बाकी सीजन में इसका डिमांड कम है। इसे हम क्वार्टर रिजल्ट्स में भी इसका हम देख सकते हैं। तो जब ये अभी साइक्लिक बिजनेस है तो इसका पी रेशियो थोड़ा कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो हर एक क्वार्टर में अलग अलग आते हैं। लेकिन चूंकि ये बिजनेस कंपनी अभी स्पार्कलिंग वाइन भी बना रही है और ऑर्गेनिक वाइन भी बना रही है, तो आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ये विस्की के जगह पे ये लोग इसे प्रीफर करें, और उस टाइम पे इसमें जो पी रेशियो होगी वो 40 से ज़्यादा होने की चांसेस है। तो अब हम इसमें फाइनेंशियल रेशियो में तीसरे पार्ट में आते हैं, जो है आपका यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी। तो यहाँ डेप्ट टू इक्विटी सिग्निफिकेंट है, लेकिन कंपनी अभी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है, तो ये जो डेप्थ है ये जेन्युइन है। तो हमने यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज में देखा कि ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी जो पी रेशियो 40 है वो ओके ओके है, ना ही अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है। और ये डेप्थ की बात करें तो ये डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन अभी तेज़ी से एक्सपांड कर रही है, और यहाँ पे जो कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है इंडिया में वाइन का, तो इसके लिए फुलफिल करने के लिए इसे डेप्थ लेना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल रेशियोज इसके ओके ओके हैं। तो अब हम फंडामेंटल ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, और वो है क्वार्टर रिजल्ट्स। तो क्वार्टर रिजल्ट्स में हम यहाँ पे देखते हैं, एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी चाहिए, वो है कि जब दिसंबर का मंथ होता है उसमें जो इसके क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा होते हैं। जैसे हम दिसंबर 2021 में देखें तो इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 56 करोड़ है। वही दिसंबर 22 में देखें 64 है, दिसंबर 23 में देखें 72 है, और इसके बीच में हम देखें मार्च में, जून में और सितंबर में, तो ये दिसंबर के कंपेयर में यहाँ पर कम होती है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो वाइन का कंजम्पशन है वो विंटर में ज़्यादा होती है और समर में कम होती है। तो इसी वजह से इसमें हमें ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिजनेस अभी फिलहाल साइक्लिकल है, लेकिन आने वाले टाइम पे जिस तरह से ये प्रोडक्ट्स बना रही है तो ये साइक्लिकल जो इसका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, और आने वाले टाइम पे हर एक क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, और उस केस में जो इसकी पी रेशियो है वो बढ़ जाएगी, जिसे हम पी री रेटिंग भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि दिसंबर के मंथ में इसके क्वार्टर रिजल्ट सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ जो आने वाला जो क्वार्टर रिजल्ट होगी दिसंबर में वो भी ज़्यादा होने की चांसेस है। तो जब आने वाला क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हो और शेयर प्राइसेस काफ़ी पिटी हुई हो, तो आने वाले टाइम पे इसमें अपसाइड पोटेंशियल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 33% है। मतलब यहाँ 25% से ज़्यादा है सारी जगह। तो जब इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी में दम है। अगर इसके प्रोडक्ट के क्वालिटी में दम नहीं होता तो जिस तरह से अभी मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो ये अपने कस्टमर को पास आउट नहीं कर पाती। तो इसके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है, ये हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हम देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ दिनों से ये कम होती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जिस रेट से कम हुई है उससे ज़्यादा रेट से इसके जो मार्केट शेयर वो पिट गई है। तो हम लोग इसके जब चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे कि क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है या नहीं। अब हम लोग अगले पार्ट में आते हैं, वो है एनुअल स्टेटमेंट। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट हमें ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है, और साइक्लिकल बिजनेस में हमें क्वार्टर वन, पिछले साल का क्वार्टर वन और इस साल का क्वार्टर वन ऐसा देखा जाता है। हम लोग लास्ट क्वार्टर से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एनुअल स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। तो एनुअल स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ओके ओके है और पहले से ज़्यादा बढ़ी है। उसका वजह है कि काफ़ी तेज़ी से इसका डिमांड बढ़ना और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी होना, इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो मार्च 2024 है, इसमें हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। जो कि इस बार सितंबर के मंथ में इसके क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, इसलिए जो टीटीएम है यहाँ पर एक कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। फिर भी यहाँ पर सेल्स लगातार बढ़ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो इसके शेयर है अभी लगातार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पिटे हैं, और मुझे लगता है कि ये 2 साल के नीचे लेवल पे है। उसे हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि एनुअल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छी है, क्वार्टर रिजल्ट्स में हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस साइक्लिकल है। तो अब हम इसके इंटरनल स्ट्रेंथ में आते हैं, और वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले देखते हैं इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पर ओके ओके है, मीन्स मैनेजमेंट ने यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए इक्विटी का सहारा नहीं लिया है, जो एक अच्छी बात होती है। अब हम आते हैं रिजर्व्स पे। रिजर्व्स यहाँ पे लगातार ग्रो कर रही है,
इसका मतलब है कि कंपनी का स्ट्रेंथ अभी अच्छा है। अगर बुरे टाइम की बात आएगी तो कंपनी आराम से सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि इसके पास रिजर्व्स है। अगर हम बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग यहाँ पर कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। इसका वजह है कंपनी अभी लगातार एक्सपेंड कर रही है और नए नए प्लांट बनाने के लिए ये अलग अलग जगह पर लैंड भी परचेज कर रही है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो लाइबिलिटी साइड है ये ओके ओके है, इसमें रिजर्व्स बढ़ रही है लेकिन साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से बोरोइंग भी बढ़ रही है। अब इसके हम फिक्स एसेट में आते हैं। तो फिक्स एसेट में देख रहे हैं कि इसके फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं। उसका वजह है एक कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, उसकी वजह से यहाँ पर ये बोरोइंग्स भी ले रही है। और CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी वो 16 है फिलहाल। अगर ये फ्यूचर में ये ऐड हो जाती है फिक्स एसेट पे तो आने वाले टाइम पे इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ आएगी। तो बैलेंस शीट यहाँ पर ओके ओके है, यहाँ पर सुपर भी नहीं है लेकिन ये बुरा भी नहीं है। तो यहाँ तक हमने देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स ओके ओके है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एनुअल स्टेटमेंट ये सुपर है, बैलेंस शीट भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अब एक नज़र हम यहाँ पर इसके कैश फ्लो में आते हैं। कैश फ्लो में सिर्फ हमें एक चीज़ देखनी है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब एक कंपनी अच्छी है, इसके डेली डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन स्मूथली चल रही है। अब हम फाइनली आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यहाँ पर जो पब्लिक का जो परसेंटेज है ये 43% है, जो कि इधर कुछ दिनों से बढ़ी हुई दिख रही है। तो हम पब्लिक के अंदर आते हैं। तो पब्लिक के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो HNI है इसकी परसेंटेज है लगभग 6% है, जो कि 37% यहाँ पर वीक हैंड के पास में है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड द्वारा यहाँ पर वीक हैंड को माल यहाँ पर सप्लाई किया गया है। उसका वजह यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स का खराब होना है। लेकिन आने वाले टाइम पे जब दिसंबर में क्वार्टर रिजल्ट अच्छी होगी, जो मुझे लगता है कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए पास्ट हिस्ट्री के बेस पे, तो उसके बाद में वही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स वीक प्लेयर से माल खरीदने लगेंगे। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने देखा कि इसकी बिजनेस अच्छी है, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, एनुअल रिजल्ट भी अच्छी है और ये बिजनेस चूँकि साइक्लिकल है तो आने वाले टाइम पे दिसंबर के मंथ में इसकी रिजल्ट्स भी अच्छी होगी। उस टाइम पे इसके शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन होने के चांसेस है। लेकिन ये अप्रिसिएशन होगी या नहीं, इसके लिए हम इसके चार्ट पैटर्न एनालिसिस में जाते हैं और इसके लिए हम tradingview.com में आते हैं और इसमें हम सुला का पेज खोलते हैं। वन डे का चार्ट पैटर्न है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टॉप से काफ़ी ज़्यादा पिटी हुई दिख रही है। तो वन डे कैंडल स्टिक में जब हम सुला का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो हमें यहाँ दिखता है कि 2023 में जो इसके लेवल थे लगभग उसी के आसपास में है और यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेती हुई भी दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे रेंज बाउंड ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए हमें इसमें दो चीज़ें देखनी है कि इसका जो करेक्शन का जो स्पीड है वो कैसा है। तो ये टॉप से काफ़ी शार्पली करेक्ट हुई यहाँ पर। उसके बाद जो सेकेंड जो करेक्शन हुआ वो थोड़ा सा इसका स्टिफनेस कम है। फिर जब तीसरा है तो इसमें स्टिफनेस थोड़ी सी और कम है। तो लगातार जब इसमें स्टिफनेस कम आ रही है इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं और जब सेलर्स एग्जॉस्ट होते हैं तब उसके बाद में एक कंसोलिडेशन आता है और उसके बाद में उसमें बाइंग पोटेंशियल ये उसके बाद में इसमें बुल्स इसको रैली लेके आते हैं। तो यहाँ पर इसमें और फर्दर डाउन आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है दो दो बार, तो मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे जाने का चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छी होगी और जब क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छी होगी और जो स्टिफनेस है वो लगातार कम हो रही है तो यहाँ से एक छोटा सा अपसाइड रैली आने के चांसेस है। और ये रैली यहाँ पर आएगी वो मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखा है, उसे हम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन में देखते हैं। तो इस रेजिस्टेंस लाइन में जो सबसे बड़ा जो ग्रीन कैंडल है टॉप में उसका क्लोजिंग प्राइस को लेते हैं। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तक आने की चांसेस इसकी है। लेकिन मैंने बाद में बताया था डाउ थ्योरी के हिसाब से कि जब तक इस लाइन को ऊपर जाके ये सर्वाइव ना करे तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये लाइन सस्टेनेबल है या नहीं। तो इस लाइन तक लेना रिस्की होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जो उसके बाद सेकेंड लोअर है कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस पे हम लेते हैं। तो वहाँ तक लेने के लिए इसमें जो जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 18% है। तो हमें यहाँ पर एक छोटी टारगेट लेनी है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये आगे सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक रैली आने की चांसेस बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम पे अगर ये 6 महीने में भी अगर 18% देती है 3 महीने से 6 महीने के बीच में, तो मुझे लगता है कि ये रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली हम बात करते हैं कि बिजनेस इसकी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंसेस थोड़ी सी पिटी हुई लग रही है लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पर जो शेयर प्राइसेस है वो ज़्यादा पिटी हुई है। और तीसरा जो यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेडिंग के हिसाब से जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है और साथ में ये मल्टीपल लेवल सपोर्ट पे है। तो यहाँ से एक रैली आने की चांसेस है। तो मेरे हिसाब से इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो 485 के आसपास में, जो प्रजेंट CMP से 18% है। तो अगर ये 3 से 6 महीने के बीच भी आती है तो ये अच्छा खासा रिटर्न माना जाएगा।
लेकिन साथ ही मैं यहाँ बता दूँ दोस्तों कि इस स्टॉक में मेरी कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता था कि स्टॉक्स को हम एनालिसिस कैसे करते हैं और किस तरह से एनालिसिस करने से हम स्टॉक को पहचान सकते हैं जिसमें कि अपसाइड पोटेंशियल हो। और सबसे मेन बात मैं जो बताना भूल गया कि हमें इस तरह के स्टॉक्स में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगानी है, क्योंकि जब बिजनेस काफ़ी अच्छी हो, फाइनेंसेस अच्छी हो और अगर उसमें थोड़ी सी वीकनेस आ भी गई तो हम उसे सस्ते में बेचेंगे, ये तो काफ़ी बेवकूफ़ी होगी। तो मेरे हिसाब से इसमें कभी स्टॉप लॉस नहीं लगानी है और अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करनी है। थैंक यू।